गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अध्याय 4 के अंतर्गत हम जोतों के अवतरण, अंतरण, विनिमय, एक्सचेंज अर्थात अवतरण अर्थात न्यायगमन या डिवोल्यूशन, अंतरण में ट्रांसफ़र, विनिमय बोले तो एक्सचेंज और विभाजन बोले तो डिवीज़न। अध्याय 4 को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम डिवोल्यूशन सेक्शन 39 से 40 और ट्रांसफ़र सेक्शन 41 से 46 ए तक इस वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिवोल्यूशन, न्यायगमन या अवतरण। इसको धारा 39 से 40 के अंतर्गत दिया गया है। न्यायगमन के अंतर्गत मुख्यतः 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है डिवोल्यूशन में, वसीयत बिक्वेस्ट और उत्तराधिकार सक्सेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा 39 के अंतर्गत वसीयत। धारा 39 के अनुसार कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी जोत या उसके भाग को अपनी स्वकीय विधि पर्सनल लॉ के अनुरूप वसीयत कर सकता है। इच्छा पत्र के द्वारा भी वसीयत दे सकता है। दूसरा है धारा 40 के अंतर्गत उत्तराधिकार। धारा 40 के अनुसार कोई काश्तकार बिना वसीयत किए मर जाए तो उसकी जोत उसके वारिसों को उसकी स्वकीय विधि अर्थात पर्सनल लॉ के अनुसार डिवोल्यूट होगी अर्थात उत्तराधिकार में प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत 2 केस हैं, कुछ केस हैं। पहला केस है बोहरा बनाम गणेश। बोहरा बनाम केसवाद में ये कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा परिवर्तित विधि ही इस हेतु हिंदू वैदिक विधि होगी। कहने का मतलब है हिंदुओं के लिए वसीयत या उत्तराधिकार के रूप में पर्सनल लॉ के रूप में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ही लागू होगा। जागीर सिंह बनाम राम सिंह 1972 के वाद में कहा गया कि वैदिक विधि पर्सनल लॉ के अंतर्गत पुत्रियों को भी उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है। बिहारी दास बनाम जवाहरलाल के वाद में ये कहा गया कि मूर्ति अभिधारी होती है और उसके भूमिधारी सिक्मी अभिधारी अर्थात कोटेंडेंट होते हैं, अतः उनको भूमि क्षेत्र में हितों के अंतरण का अधिकार नहीं होता है। न्यायगमन डिवोल्यूशन में 2 बात मुख्य रूप से बताई गई है। पहली वसीयत और दूसरी उत्तराधिकार। वसीयत के अंतर्गत कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा से अपनी संपत्ति जिन्हें देना चाहता है उनके बारे में लिख देता है, जबकि उत्तराधिकार के अंतर्गत उसकी मृत्यु के पश्चात पर्सनल लॉ के अनुसार उसके वारिसों में संपत्ति का डिवोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र, अंतरण। अंतरण क्या है? अंतरण मतलब ट्रांसफ़र। प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने को ही ट्रांसफ़र कहा जाता है। धारा 41 के अनुसार कोई भी खातेदार काश्तकार धारा 42 व 43 में दिए गए प्रतिबंधों के अलावा अपनी कृषि भूमि का
अंतरण अर्थात ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र के लिए दो मुख्य बातें बताई गई है कि धारा 42 और 43 के अंतर्गत जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको छोड़ के किसी भी प्रकार से भूमि का ट्रांसफ़र खातेदार द्वारा किया जा सकता है। पहला हम इसमें पढ़ेंगे धारा 42। धारा 42 ये कहती है विक्रय, दान, वसीयत पर प्रतिबंध। धारा 42 और 42B के अनुसार कोई भी काश्तकार यदि अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो वह अनुसूचित जनजाति को ही विक्रय, दान या वसीयत कर सकता है। दूसरा यह है अनुसूचित जाति का सदस्य है कोई भी व्यक्ति तो वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही विक्रय, दान या वसीयत कर सकता है। तीसरा है सहारिया जनजाति का सदस्य है तो वह सहारिया को ही विक्रय, दान या वसीयत कर सकता है। उपरोक्त तीनों प्रकार की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर विक्रय, दान, वसीयत को शून्य माना जाएगा। इसके अंदर शून्य विक्रय, दान और ये शून्य माना जाएगा। मोटे तौर पे ये कहा गया है कि एसटी का व्यक्ति एसटी को ही अपनी ज़मीन को विक्रय, दान या वसीयत कर सकता है। उसी तरह एससी का कोई सदस्य है तो वह एससी के व्यक्ति को ही कर सकता है और सहरिया जनजाति का सदस्य है तो वह सहरिया को ही विक्रय, दान या वसीयत अपनी ज़मीन कर सकता है। धारा 43(1) बंधक। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम धारा 42 और 42B के अंतर्गत कुछ केस लॉज का वादों का अध्ययन कर लेते हैं। पहला वाद है मांगू बनाम किसना के वाद में कहा गया कि धारा 42 के अधीन निम्न दान, विक्रय या वसीयत शून्य है जहां विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई है जो वह अनुसूचित जाति का नहीं हो। दूसरा, जहां विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई है जो अनुसूचित जनजाति का नहीं होगा। नेक्स्ट केस है स्टेट, राज्य बनाम मंगला। 1976 का वाद है। इस वाद के अंदर कहा गया कि जब तक ये सुस्थापित विधि है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य द्वारा अपने से भिन्न जाति के पक्ष में किया गया खातेदारी अधिकार का विक्रय, दान अथवा वसीयत अवैध एवं शून्य होगी, तब तक उसे शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट है बंधक, मोर्गेज या रहन। धारा 43(1) के अनुसार कोई भी खातेदार काश्तकार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सहकारी सोसाइटी या भूमि विकास बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु अपनी भूमि को बंधक करता है या कोई गैर खातेदार काश्तकार है तो वह प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से उपरोक्त अनुसार बंधक कर सकता है तथा धारा 43(2) के अनुसार कोई खातेदार काश्तकार अपनी जोत को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए बंधक या भोग बंधक कब्जे सहित रख सकता है, परंतु इस बंधक में भी धारा 42 एवं 42B के तहत दिए गए अपवाद मान्य है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति एसटी अनुसूचित जनजाति का सदस्य अनुसूचित जनजाति के सदस्य को एवं एससी अर्थात अनुसूचित जाति का सदस्य अनुसूचित जाति के सदस्य को ही अपनी भूमि बंधक रख सकता है। पट्टे या उपपट्टे पर देने का अधिकार।
धारा 44 के अनुसार कोई भी खुदकास्ट का धारक या भूस्वामी अपनी जोत को पट्टे पर या कोई अभिधारी काश्तकार उप पट्टे पर दे सकता है, किंतु वे भूधारक के प्रति अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगला है पट्टे या उप पट्टे पर देने के लिए प्रतिबंध या शर्तें। धारा 45 के अनुसार कोई भी खुदकास्ट का धारक या भूस्वामी अपनी जोत को पट्टे पर तथा कोई खातेदार अभिधारी काश्तकार उप पट्टे पर एक बार में अधिकतम 5 वर्ष के लिए ही बंधक के रूप में दे सकता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी कृषि प्रसंस्करण या कारोबार के लिए अधिकतम 15 वर्ष तक पट्टे पर या उप पट्टे पर भूमि दी जा सकती है तथा अवधि पूर्ण होने पर 15 वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। नेक्स्ट है किसी भूमि पर एक बार पट्टे या उप पट्टे की समयावधि पूर्ण हो जाती है तो उस पर आगामी 2 वर्षों तक दोबारा पट्टा या उप पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। कोई गैर खातेदार अपनी जोत को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए उप पट्टे पर नहीं दे सकता है। गैर खातेदार अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही अपनी भूमि को उप पट्टे पर दे सकता है। नेक्स्ट है धारा 46। धारा 46 के अंतर्गत बताया गया है कि अपवादजन्य या अपवादित व्यक्ति जिन पर पट्टे या उप पट्टे पर देने के प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। धारा 46 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों की जोत पर धारा 45 में वर्णित प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। पहला प्रतिबंध है अवयस्क, यदि कोई व्यक्ति अवयस्क है। दूसरा, कोई व्यक्ति पागल है। तीसरा, जड़ अर्थात मूर्ख, कोई व्यक्ति मूर्ख है। चौथा है कोई औरत जो अविवाहित हो या परित्यक्ता हो या विधवा हो। ऐसी स्त्री जो अविवाहित हो या जिसने विवाह संबंध विच्छेद कर लिए हैं या जो अपने पति से अलग भी रह रही है वह इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो नेत्रहीनता या अन्य शारीरिक कमी या अंग शिथिलता के कारण अपनी भूमि में कृषि करने में असमर्थ है। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना का सदस्य हो या ऐसा व्यक्ति जो जेल में निरुद्ध कारागार अर्थात कारागार में अवरुद्ध या बंदी हो। और एक लास्ट है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं है तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी है पर लागू होगी। बंधक के रूप में कुछ केसेज का हम अध्ययन करेंगे। धारा 43 के अंतर्गत दी गई बंधक की परिभाषा के अंतर्गत इसमें पहला केस है रूपचंद बनाम मिस रूपी 1969 का वाद है। इस वाद में कहा गया कि यदि कोई बंधकदार शर्तों के विरुद्ध आचरण करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगला केस है रामचंद्र बनाम राजस्थान राज्य। रामचंद्र बनाम राजस्थान राज्य। इस वाद के अंदर ये कहा गया है कि 20 वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद बंधक समाप्त हो जाता है, बंधकी उसके पश्चात भी कब्जा बनाए रखता है तो वह अतिक्रमण माना जाएगा। नेक्स्ट केस है आशु सिंह बनाम गिरधर। इस वाद में कहा गया कि कोई अंतरण अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है तो ऐसे अंतरण को अंतरिति को जो ट्रांसफरी है उसे अतिक्रमी माना जाएगा और उसे भूमि से बेदखल किया जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट क्लास में अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक्सचेंज और डिवीज़न, दोनों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। थैंक यू क्लास।